ओके जी, तो यहाँ पे सवाल आया बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर मेरे पास आईकैप की स्टडी टेक्स्ट है तो आपकी बुक लेना कंपलसरी है। देखो यार, मेरी बुक में सवालात हैं, ज़्यादा हैं, माइंड मैपिंग है जो कि तुम्हें आईकैप की बुक में नहीं मिलेगी, तो उसके लिए तुम्हें ख़रीदना लाजमी है। सही है जी, तो ये आ गया आपका जवाब। अच्छा भाई, कल की क्लास में हमने एक सेक्शन शुरू किया था जो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का था। सबसे पहले हम उसमें ये क्लियर कर देते हैं कि भाईजान हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं एक अश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा जिसका नाम है डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और फिर बता दूंगा कि रीजनेबल अश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है। ये एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती है। फिर मैंने उसको ये बताना है कि क्योंकि मैंने ऊपर लिख के दिया है कि मेरी अश्योरेंस का मतलब ये है कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा इस चीज के ऊपर कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, तो उसी चीज को केटर करने के लिए आप बताओ कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मटेरियल। अच्छा, एक चीज यूजर के लिए मटेरियल तब होती है जब वो उसके इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। अच्छा भाई, हमने कहा कि सर फिर आपको ये कहा जाता है व्हेनेवर यू स्टार्ट ऑडिट आप रिस्क असेसमेंट अपनी जगह कर लेते हैं, फिर आप एक मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं पूरे ऑडिट के अंदर कि कोई भी मिस स्टेटमेंट इससे ऊपर ना जाए। तो उसके लिए आपको परफॉर्म करने के लिए एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकालनी होती है जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट हेड सिग्निफिकेंट है, और फिर उस सिग्निफिकेंट अकाउंट हेड के अंदर जो सिग्निफिकेंट आइटम्स होते हैं जिसको मैं की आइटम्स कहता हूं उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो तो गलत ना हो। उसके बाद मैं सैंपलिंग स्ट्रेटजी पे जाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई मैं सैंपल करूंगा बचे कुछ आइटम में से ताकि वो एरिया भी अनटच्ड ना रहे, और उसमें भी हर एक आइटम के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल था। हाँ, इफ यू फील लाइक कि आपने किसी जगह पे इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग के अंदर कोई गलती देखी थी तो आप स्पेसिफिक सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल में कल की क्लास में वो 24,000 रुपये था, तो वो 24,000 रुपये, अभी सीरियस कह रहा हूँ, 24,000 रुपये वो आप अपनी जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, पर दैट इज द जजमेंटल कॉल। क्या आपकी जजमेंट है कि आपको लगता है कि उसमें भी गलती हो सकता है कि आपको उसका जो है जीडीएन ना मिला हो, सेल्स का हो सकता है, पीपी का जीआरएन ना मिला हो, तो अगर आपको शक है तो आप इनवॉइस उठाए ना वो वाली और देखें उस इनवॉइस के ऊपर क्या वो जेन्युइन है या फेक है, तो आपको वो अगेन जजमेंट कॉल है। पर अपार्ट फ्रॉम जजमेंट जो आप मटेरियल चीजों पे काम कर रहे हैं वो तो आपने देख लिया, वो तो आप सेलेक्ट भी कर रहे हैं, और उसके अलावा पे सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको लग रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट करें। एक अनयूजुअल अमाउंट है आपको देख रही है, आप कर लें सेलेक्ट, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, ये क्या कह रहे हैं भाई शहजिल भाई हमारे, एक मिनट रुकिएगा सर। सिग्निफिकेंट हेड मतलब जो अमाउंट में सबसे ज्यादा हो, नहीं भाई जैसी सिग्निफिकेंट हेड का मतलब ये है कि जो मैंने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकाली थी उससे कंपेयर करके, मतलब हम लोग क्या देखते नहीं है क्या क्लास, ये क्या बनाए हुए हैं यहाँ पे कि इसको इससे कंपेयर किया तो सिग्निफिकेंट हेड आ गया, इसको ही देख लो शहजिल क्या हो गया भाई। ओके, अब इसके बाद फिर आपने उसी पैराग्राफ में ये बताना है कि मैं पूरे ऑडिट के अंदर अपनी जजमेंट को एक्सरसाइज करता हूं, यानी ये कोई रूल बेस्ड ऑडिट नहीं है, जजमेंट रिस्क बेस्ड ऑडिट है। तो आप यहां पे क्लियर करें कि मैं पूरे ऑडिट के अंदर अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करता हूं, पर वो जजमेंट प्रोफेशनल होती है, वो जजमेंट। अच्छा, वो जजमेंट प्रोफेशनल जजमेंट इसलिए होती है क्योंकि आपको प्रोफेशनली इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है सुन सुन के, ऑडिट कर करके कि यहां पे मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल्स की तुम लोग असेसमेंट करते हो, ऐसा है, तो जब इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट कर रहे होते हो तो तुम्हारी जजमेंट कहती है ना कि यहां पे ये डिजाइन सही नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। तो जजमेंट और प्रोफेशनल जजमेंट में एक फर्क है। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब यह है कि यू आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इनफ टू जज द ट्रांजैक्शन, द कंट्रोल, द डिजाइन, द इफेक्टिवनेस। तो आप इसको बता रहे हैं क्लैरिटी के साथ कि भाई मैं यहां पे पूरे ऑडिट के अंदर जजमेंट एक्सरसाइज करता हूं। तुम लोग मुझे एक एक करके बताओ मटीरियलिटी की परसेंटेज क्या रखनी है, एक जजमेंट है। तुम लोग मुझे वापस से बताओ आज की क्लास में, अगर मेरा रिस्क ज्यादा है तो मैं मटीरियलिटी की परसेंटेज कम रखूंगा ताकि की आइटम ज्यादा है तो मैं ज्यादा टेस्ट करूंगा, लॉजिकल बात है। तो ये पूरा गेम ही जजमेंट का है ना। तो आप कह रहे हो कि भाई मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तो जजमेंट ही एक्सरसाइज की है जिसके बिहाफ पे ऑडिट आगे चलता है, क्लैरिटी है।
आगे फिर वो कह रहा है मैंने ऑडिट के अंदर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली थी, सही है, ताकि मैं अपने प्रोसीजर डिजाइन कर सकूं, ना कि उस पर ओपिनियन दे सकूं। अब बड़ा सुकून से इस बात को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं सर इस वाले पैरा की, कि जो आपका 5वें नंबर पे आ रहा है, ये वाला, ये यहां पे लिखा हुआ भाई ऑब्टेन करूंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टू डिजाइन बट नॉट फॉर। अच्छा भाई अब जरा बात समझिएगा, आपको मैंने बखूबी सिखाया था, पूरा चैप्टर पढ़ा है डिटेल में कि आप रिस्क असेसमेंट करते हो, इंटरनल कंट्रोल को भी समझते हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल को समझ के जो आपको नतीजा मिलता है, वो नतीजा ये होता है कि भाई मैंने आगे काम क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एजिंग नहीं बनती तो क्या तुम्हें रिसीवेबल्स पे डिटेल काम करना है? तो क्या कह रहा है कि डिजाइन करता हूं ऑडिट प्रोसीजर, कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स को समझता ही इसलिए हूं ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर को क्या कर सकूं, डिजाइन कर सकूं, जिसके बेस पे पूरी स्ट्रेटजी सेट होगी। बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्लियर कर दिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल कल को तुमसे ये जो शेयर होल्डर्स है वो बैठे हुए कहें इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करें कि ये बताओ कि हमारी कंपनी में कंट्रोल सही लगे हुए नहीं लगे हुए, तो आप बोलोगे मेरे स्कोप में। अच्छा, मेरे स्कोप में क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, मेरे स्कोप में ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। मैं कर रहा हूं पीडीसीएल का ऑडिट। अब पीडीसीएल ने टेलीनॉर की एक्विजिशन के लिए, टेलीनॉर की लोन लेना है, तो वो बैंक के पास चला गया। अच्छा, बैंक क्या कह रहा है, सुनना, बैंक कह रहा है कि भाई आप एंगेजमेंट लेटर हमसे भी साइन करो, और वो एंगेजमेंट लेटर साइन करने के बाद हमें भी एक रिपोर्ट एड्रेस करो। मैंने कहा सही है, कर लेंगे। उसने बोला आप जरा शेयर करें ड्राफ्ट कि आप किस तरीके की रिपोर्ट शेयर करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं क्या रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग हो जाएगा? सेम होगा, एड्रेस ही चेंज हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, उसमें जब मुझे शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहा है उसको एंगेज करने के लिए, कि उसको रिपोर्ट करने के लिए, एड्रेस ही चेंज हो गया, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसमें ओपिनियन का पैरा नहीं आएगा? बेसिस फॉर ओपिनियन, मटीरियल अनसर्टेनिटी, डिपेंड करता है। वेरी गुड। अच्छा, अब एक और बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, तुम शेयर होल्डर को एड्रेस कर रहे हो मटीरियल अनसर्टेनिटी, ये तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए करता हूं कि दिमाग चलता रहे। तुम शेयर होल्डर को एक रिपोर्ट में एड्रेस कर रहे हो मटीरियल अनसर्टेनिटी। अच्छा, एक रिपोर्ट दे रहे हो लैंडर्स को, उसमें मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं आ रही, हो सकता है पूरा फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवा रहा है, वो नहीं हो सकता ना। या तो यहाँ मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो पूरी कंपनी के लिए यहाँ भी होगी ना, खाली एड्रेस ही क्या है, अलग है। दोनों में होना चाहिए भाई। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि तेरे लिए मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, उसके लिए बैंक बोलेगा कि मतलब चरस पी के रिपोर्ट बनाई है, उसको बोल रहे हो कि तुम्हारी अनसर्टेनिटी चल रही है, मुझे बता रहे हो कि बिल्कुल सही है कि पैसे खाए तुमने मैनेजमेंट से। मतलब वो कोई अकल की बात है ना यार। भाई गोइंग कंसर्न के मसले थे, हमने बोला गोइंग कंसर्न है, हमने बोला मटीरियल अनसर्टेनिटी, उसने बोला है, तो क्या इस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट में दोनों में अनसर्टेनिटी आएगी? डेफिनेटली आएगी। इसमें मतलब ये तो लॉजिकल बात है ना, कि उसको मैं कह रहा हूं कि तेरी कंपनी में मसले हैं कि आगे हो सकता है कि ना चल पाए, मैं उसको कह रहा हूं भाईजान ये बिल्कुल सही है, तो वो दोनों रिपोर्ट को कंपेयर करेगा, बोलेगा दादा एड्रेस हमें कर रहा है, बातें वही हैं, कंपनी वही है, फाइनेंशियल्स वही हैं, तुम हमें कह रहे हो कुछ भी नहीं है, तुमने क्यों नहीं बताया? क्लियर है? आगे चलो वापस से, प्लीज फोकस होकर सुनना, अलग अलग रिपोर्ट है। आगे उस पर ना इसी एग्जाम्पल में सिखा रहा हूं। आईएफसी ने हमें कहा, जब मैंने उसको ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी, आईएफसी मुझे कह रहा है भाई आपने ये कहाँ लिखा इसमें कि मैंने इंटरनल कंट्रोल्स को समझा और वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। आईएफसी मुझे क्या कह रहा है? इंटरनल कंट्रोल को समझा और वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। मैंने कहा मेरा स्कोप ही नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। बोले ये आपने कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा ऑडिटर रिपोर्टिंग के सेक्शन में जाओ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, माई ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। तो वो कह रहा तुमने वहां पे इंटरनल कंट्रोल की बात लिखी तो है। मैंने कहा बेटा उसको ध्यान से रीड करो, उसमें लिखा हुआ है कि मैं इंटरनल कंट्रोल को समझूंगा सिर्फ इसलिए कि ऑडिट स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकूं, ना कि उस पर ओपिनियन दूं। क्या क्लियर कर दिया? इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप को क्लियर करना, क्या भी एक्सपेक्ट नहीं करें। अच्छा, फिर उसने कहा अगर व्हाट इफ हम तुमसे ये वाली रिपोर्ट चाहें
कि तुम मुझे कंट्रोल्स पे रिपोर्ट दो, तो मैंने कहा उसके लिए ये वाला आयजा अप्लाई नहीं होता, सीए फाइनल में आता है ISAE 3402, ISAE 3402। मैंने कहा उसका स्टैंडर्ड ही अलग है जो कि दिमाग की धज्जियां उड़ा देगा। उसमें कंट्रोल टेस्टिंग होती है, कंट्रोल्स पे रिपोर्ट जाती है, उसकी रिपोर्ट इसके तहत नहीं जाती, क्योंकि ये रिपोर्ट किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। वो रिपोर्ट किस पे होगी, इंटरनल कंट्रोल्स पे। तो हमने कहा फिर वो वाली एंगेजमेंट अलग करते हैं। उसने बोला उसकी फीस कितनी होगी, हमने कहा भाई इसकी फीस 10 मिलियन, उसकी फीस 50 मिलियन। बोले हैं 50 मिलियन। मैंने कहा कंट्रोल्स, एक तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, इतने सारे कंट्रोल्स होंगे, तुम्हें अश्योरेंस भी दे रहे हैं, अच्छा एब्सोल्यूट नहीं रीजनेबल। तो वहां पे रीजनेबल क्यों भाई, 50 मिलियन लेके। मैंने कहा भाई सैंपल पे करूंगा। मैंने कहा सही है, मैं जो कंट्रोल लगे हुए हैं तो कंट्रोल तो मल्टीपल टाइम्स अ ईयर होगा ना, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे भी होगा, तो मैं ये देखूंगा कि उस पूरे दिन में सैंपल बेसिस पे क्या वो कंट्रोल ऑपरेट होता रहा। तो मैं तुम्हें एब्सोल्यूट तो नहीं कह सकता, एब्सोल्यूट तो तब कहूंगा कि जब मैं हर कंट्रोल को 100% चेक करूं, यानी 100% ऑफ द टाइम्स चेक करूं कि लेट से अगर जीडीएन बनी है तो 5 मिलियन जीडीएन बनी है तो 5 मिलियन देखूंगा ये सैंपल पे, और फिर उसके रिजल्ट को प्रोजेक्ट कर दूंगा कि भाई जो मेरे सैंपल में आई क्या वो बाकियों में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो अगेन वहां पे भी कौन सी एश्योरेंस होती है, पर वहां पे जो रिपोर्ट दी जाती है वो दी जाती है फाइनेंशियल्स पे या कंट्रोल्स पे। यहां पे क्लियर कर दो, मेरे स्कोप में नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है, पक्की बात है। चलिए जी, यहां पे लिखा हुआ है भाईजान, सर यूबीएल एंड सिल्क बैंक अमलगमेट हुई हैं तो एक ही रिपोर्ट बनेगी ना, अमलगमेट होने के बाद एक बनेगी। अगर एक कंपनी हो गए, चलो एक मजे की बात पूछता हूँ, ये तो क्या सवाल पे दिमाग आ गया यार, इधर 2 कंपनियां मर्ज हो गई, सही है। अब जिससे पूछूंगा वो बोलेगा बीच में नहीं बोलने का है, सही है, ऑनलाइन वाले तुम बताओगे। चलिए जी इधर, अब मुझे बताएं 2 कंपनियां मर्ज हो गई, एक एक बैलेंस उठ के आया होगा, एडजस्टमेंट्स हुई होंगी, उसके लेजर्स हजारों लाखों कस्टमर्स भी होंगे, हर एक का इंटरेस्ट होगा, यहां से यहां चीजें आ रही होंगी, सही है। मैंने कहा कि ये अगर लिस्टेड कंपनी है यूबीएल क्या है, तो मर्जर का लाजमी डिस्क्लोजर आया होगा, सिग्निफिकेंट इवेंट है, सिग्निफिकेंट इवेंट का डिस्क्लोजर आता है, आया हुआ होगा। मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज मुझे बताएं, मेरी बहन के यहां पे रिपोर्ट में कुछ तब्दीली या एम्फेसाइज कराने की कुछ ऐसी कोई नीड है? बीच में प्लीज नहीं बोलना, सोच लेना। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, कुछ भी बोल दें, अगर अपनी रिपोर्ट ना खराब कर दें, ओपिनियन में डाल दें। की ऑडिट मैटर, यहां पे आ रहा है एम्फेसिस, की ऑडिट मैटर, सेम आंसर, वही कॉपी, ईओएम आएगा, ईओएम जानी पीछे यकजहती से कैम, मैं भी कहता हूं कैम आएगा। अबे इतना बोला, एक एक आइटम, हजारों ट्रांजैक्शन, क्या सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन नहीं लगी होगी? ओ भाई मर्जर के केस में ना, मैं तुम्हें भी लिटरली बता रहा हूं, मतलब ये तो पब्लिक न्यूज है तो इसमें छुपाना क्या है। पीटीसीएल ने टेलीनॉर को एक्वायर करने जा रहा है, सही है, टेलीनॉर को, फिर वो ऑब्वियस सी बात है वो 2 कंपनीज को मर्ज कर देगा। अच्छा, हम कह रहे हैं मैनेजमेंट को, खुदा के वास्ते अगले साल करना, खुदा के वास्ते। वो बोले तुम्हें क्या पंचायत है, तुम तो ऑडिटर हो। मैंने कहा हमें पंचायत नहीं है, तुम एक एक आइटम को मिलाओगे, सही है, उस पर हम ऑडिट करेंगे, हमें कैम देना पड़ जाएगा। तो दे दो, बोल रहा है दे तो दो, काम करना पड़ेगा। बोले अच्छा फिर उसकी ख्वाहिश तो देखो, हम मर्जर करेंगे 30 दिसंबर को। अबे मैंने कहा वजह क्या 30 दिसंबर पे करने की? वो कह रहा है 30 दिसंबर को इसलिए क्योंकि फिर इंटरिम क्लोजिंग नहीं करनी पड़ेगी ना, उसके एफएस उठा के अपने एफएस चिपका के पूरे साल प्लस कर दूंगा। मैंने कहा भाई तू तो पूरा साल प्लस कर देगा, वहां का कस्टमर का डेटा जो टेलीनॉर के कोई 15-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरा बाप यहाँ कंसोलिडेट करेगा। बोला वो तुम सिस्टम में कर लेंगे ना। भाई तू तो सिस्टम में कर लेगा, चेक तो हम करेंगे ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऑडिटर की सिग्निफिकेंट अटेंशन दरकार करेगा? रिस्क कम है, कैसे ज्यादा है?
नहीं तो सिस्टम ही तो मिल रहे हैं, क्या हो गया? अगर बेटा डेटा आगे पीछे हुआ ना तो पूरे एफएस हिल गए। तो कहने का मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, और मैटर डिस्क्लोज नहीं भी हो तो कैम नहीं है, कैम है। तो हम की ऑडिट मैटर में ये बताएंगे कि प्लीज रेफर XYZ नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच डिस्क्राइब्स द मर्जर ऑफ दीज टू कंपनीज। हम इसको कैम इसलिए समझते हैं क्योंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, इसमें सिग्निफिकेंट अटेंशन हमारी लगी है, जिसकी वजह से हम इसको कैम कह रहे हैं। अच्छा, फिर हम क्या इस पे बताएंगे हमने काम क्या किया? तो फिर यही तो मुसीबत है, यही तो मुसीबत है कि हमें काम करना पड़ेगा। तो हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन साल के बाद, ताकि हमारे पूरा साल हो, सुकून से देखेंगे उसको। पर अभी अगर 31 दिसंबर पे उसने बोल दिया कि हमने इसको एक्वायर कर लिया और मर्जर इफेक्टिव हो गया, तो भाई हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दिसंबर से पहले एनी हाउ कोर्स कंप्लीट करवाना है, क्योंकि फिर तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा वहाँ से। तो हमारे तो दो इंटरेस्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, एक क्लासेस और दूसरा वहाँ का काम हल्का हो जाए। सही है, तो हम जरा अपनी डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। खैर सर, ये इजी पैसा बंद हो रहा है। नहीं भाई, किसने कह दिया तुम्हें? इजी पैसा कहाँ बंद हो रहा है? मैंने तो टेलीनॉर कहा है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस नहीं कहा। इजी पैसा टेलीनॉर का नहीं है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस का है। टेलीनॉर इज समथिंग एल्स, वो टेलीकॉम है। माइक्रो फाइनेंस एक बैंक है, वो चला रहा है इजी पैसा। क्लियर है? दोनों अलग अलग हैं। चलें आगे सुने। पहले बताओ भाईजान, ये बात क्लियर है कि हमने यहाँ पे लिखा कि हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग जो कि ऑडिट से रेलेवेंट होती है, ना कि उस पर ओपिनियन देने के लिए, बल्कि ऑडिट रिस्पॉन्सेज या स्ट्रेटजी बनाने के लिए। क्लैरिटी है? चलें जी आगे। सर की स्ट्रेटजी भी बताएं कि किस तरह लेकर चलें ऑडिट को। जैसे इस बार एग्जामिनर ने मार्क्स भी बहुत कम दिए हैं, तो अभी वही तो कर रहे हैं, वही तो स्ट्रेटजी है। मैं तुमसे सवाल क्यों कर रहा हूं? अभी देखो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जाएंगे। चलो तफरी साइड में, कितने लोगों ने यूएमबी कहा? जजमेंट कॉल थी ना, और ये जजमेंट कॉल गलत थी। आपको फैक्टर्स बता रहा हूं, उसमें गलत कह दिया, तो फिर ये तो क्लेम गलत है ना कि मैं 100% पेपर। देखो, मैंने उस बच्चे को डिस्कस किया मैंने, तो उसने एग्री की ये बात। मैंने उसको कॉल की, लाहौर का बच्चा था, वो बड़ा परेशान था ना। मतलब उसने ऐसा मैसेज किया कि सर मुझे 3 अटेम्प्ट से ऑडिट नहीं निकल रहा मेरा। मतलब उसने यहाँ से नहीं पढ़ा था कभी भी। चलो पढ़ा भी होता तो मैं तो ओन करता ना उसको, यार बच्चा तो बच्चा है, फेल हुआ तो हम उसको सिखाएंगे, बताएंगे। कहने का मतलब है उसने मुझे बोला कि यार मुझे सुसाइड करने का दिल कर रहा है। मैंने उसको फौरन कॉल किया, मैंने कहा दिमाग खराब है, मतलब ये पेपर तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड कर रहा है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसको कॉल की मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाईजान आओ एक एक करके डिस्कस कर लो कॉल पे। मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ उससे क्या सीन है ना। मैंने बोला ये सवाल रीड करो। तो सवाल रीड करने में उसने ना 5 चीजें थी उस सवाल में, उसने 3 गलत पिक की। मैंने कहा 3 के तो तू मार्क्स हटा दे, क्योंकि पिक ही गलत की। एग्रीड? ये हो गई बात। मैंने कहा बाकी 2 में क्या लिखा? उसने जो 2 में लिखा ना, उसमें से भी एक का मायने अलग था। कितनी कट गई? बचा कितनी? तो मैंने कहा 17 नंबर सही है ना तुम्हारे यार। तुमने पूरा पेपर कह रहे हो तुमने किया, तुमने पिक गलत किया ना यार। तो पिक अगर गलत होगा तो वो तो मार्क्स वैसे ही हट गए, और जो लिखा वो कितनी परफेक्शन से लिखा वो तो दूसरी बात है। तो भाई ये समझने की बात है इस एग्जाम के अंदर कि आपने पिक करना, और पिक करने के लिए आप मुझसे जितनी नॉलेज निकलवा सकते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए, वो निकलवा वो काम आएगी। मैं तो कह रहा हूँ रिपोर्ट के सवाल कर करके पागल हो जाएंगे। हमने रिस्क के सवाल किए, सारे पास पेपर किए, पिक हो रहे थे। आगे मैंने ये भी तुम्हें कहा है कि मैं रिस्क खत्म नहीं किया, मैं उसको वापस से रिवाइव करूंगा, प्लस कर दूंगा सारी चीजें। और मैं यहाँ पे क्यों तुम्हें एग्जाम्पल दे दे के कनेक्ट करता हूँ? अभी अचानक से दिमाग में आया सिल्क बैंक का, इसने बताया, मैंने कहा चलो इनसे पूछ लेते हैं। तो अगर तुम किसी सवाल में देखो कि आईटी सिस्टम चेंज हुआ है, किसी कंपनी का आईटी सिस्टम, तो किसी कंपनी में आईटी सिस्टम चेंज होना एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। उस पर आपका टाइम लगा होगा। क्यों? डज इट रिक्वायर कैम? ये कैम के चैप्टर में एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। नहीं, अगर अनलिस्टेड नहीं है तो वो तो पहली बात हो गई ना। ये कैसी बदतमीजी है? अनलिस्टेड तो है ही नहीं ना केस में। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिस्टेड की बात कर रहे हैं। सर रिपोर्ट का सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो रिपोर्ट के सवाल को सॉल्व करने के लिए आगे तो जाने दो, वो बाकी भी तो है ना, वो करेंगे अभी। सही है, वो हो जाएगा वलीद इधर। अच्छा भाई प्लीज। और फिर देखो आखिर में ये कह रहा है, एक चीज कह रहा है, मेरी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये है कि मैं कंक्लूड करूंगा कि उनकी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट सही है या नहीं है। अब ये तो मैनेजमेंट का काम नहीं था। नहीं तो मैनेजमेंट असेसमेंट करेगी, हम देखेंगे वो असेसमेंट सही है या नहीं है।
बात क्लियर है? तो ये हमने लिख दिया कि भाई हमने क्लियर कर दिया, वो असेसमेंट करेगी। अच्छा, हमने ये उसकी जिम्मेदारियों में लिखा था और अपनी जिम्मेदारी लिख रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसकी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करेंगे। सर ये सवाल अगर अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो ईओएम आएगा नहीं, ईओएम तब आएगा जब वो डिस्क्लोज हो और वो यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रट्टा नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये होगा तो ये कर लेंगे। नो बेंचमार्क रूल। आप पहले केस को समझें और फिर उसकी डेफिनेशन में उतारें उसको। अगर जवाब आता है यस तो ईओएम जाएगा। क्लियर है? चलो एक बात बताओ, अभी वापस पूछते हैं, एक फिर आमद हो गई सवाल की। इधर आईटी सिस्टम चेंज हुआ, सही है? आईटी सिस्टम चेंज हुआ और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज भी कर दिया कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने आईटी सिस्टम में इतना एक्सपेंडिचर किया, ये चेंज हो गया। अच्छा, क्या ईओएम आएगा? अनलिस्टेड डज नॉट रिलेट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस। चसियों, एफएस से क्या रिलेट करता है? पहले भी एफएस बन रहे, तब भी एफएस बन रहे, मैंने आईटी सिस्टम चेंज कर दिया यार। भाई अगर मैं इस पीसी पे पढ़ा हूं या लैपटॉप से पढ़ा हूं, तुम्हें को मसला है? यही आ रहा हूं, यही शक्ल है, बातें भी यही है, तफरी भी यही है, खाली इसमें थोड़ा सा अच्छा दिखता हूं और ज्यादा, बस यही है। कहने का मतलब यह है ईओएम नहीं आएगा। ओ भाई, डज इट रिलेट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस? फिर भंड मार दिया यहां पे। क्या कर रहे हो यार? क्या हो गया तुम लोगों को? ये भाई डेफिनेशन में उतारना। देखो तुम रट्टा लगाते हो तो फेल होते हो। अबे भाई पूरी कहानी सुना दी, यही सोच लो कि अभी वापस से पूछ रहे, मना करना होगा। यही तो, हाँ ढीठ बने हुए नहीं, अभी तो हम नहीं चलेगी इधर। कह रहे भाईजान, अब शहबाज अहमद कह रहे हैं सर इतनी चीजें कैसे समझे। मैंने आपको यही तो कहा ही नहीं कि आप इतनी सारी चीजें याद करें। मैं तो आपको कह रहा हूं सोचें कि क्या वो चीज यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। अब देखो जैसे ये लोग लिख रहे हैं ना, ये लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ये वाले में जलील हुए थे, तो ये वापस से दोहराना नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी एग्जाम में। अगेन मैं कह रहा हूँ यार, वो एग्जामिनर, अब तुम खुद देखो यार, तुम एग्जाम में बैठे हुए हो और उसने ये बोला आईटी सिस्टम चेंज हुआ है, अनलिस्टेड कंपनी, और मैनेजमेंट ने ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दिया, तो आपने बोला यार ये तो सारी कहानी कहाँ जा रही है। पर भाई यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, पहला क्राइटेरिया तो ये है। इसके बाद दूसरा, उसकी वजह से ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं हो रहा। तीसरा, क्या वो कैम तो नहीं है? कैम तो निकल गया, दूसरा मॉडिफिकेशन भी नहीं है, और आखिरी क्या बचा? फंडामेंटल। तो भाई फंडामेंटल देख लो ना कि है या नहीं है। पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? पक्की बात है? चलो अभी ऐसे कोई आएगा वापस तो वापस दलील करेंगे। हाँ जी, एक्सपेंस हैवी हुआ होने दो। क्यों देंगे? कि उसको दिख नहीं रहा क्या? देखो अनयूजुअल। अच्छा मैंने एक और चीज सिखाई थी, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ईओएम भी मना है, ऐसा है ना? तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा ये कह रहे हैं इसका कैम भी नहीं आएगा। भाई चसी कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड है। पहले खुद बोलते हो अनलिस्टेड कंपनी, पे बोलते हो कैम भी नहीं आएगा। भाई अनलिस्टेड कंपनी कैम तो वैसे ही नहीं आएगा। सही है जी, आगे चलते हैं भाई। पहले बताओ कंक्लूड ऑन दी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गोइंग कंसर्न। क्लियर है? जहीर कह रहे हैं तो क्या आएगा भाईजान? आप आएंगे मेरे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा भाईजान, कुछ भी नहीं होगा ना यार। भाई जरूरी है रिपोर्ट में कुछ डालना है? ओपिनियन सही है, दे दो, सही है यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस केस में कुछ भी नहीं आएगा। शबराज कह रहे हैं कि अगर लिस्टेड हो, अगर लिस्टेड हो, शबराज कह रहे हैं अगर लिस्टेड हो, यही वाला केस हो, आईटी सिस्टम चेंज हुआ है, कैम आएगा? क्यों नहीं? लिस्टेड नहीं, आप बोलेंगे लिस्टेड तो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप, अच्छा अटेंशन नहीं लगी होगी ज्यादा। क्यों लगी होगी? डेटा तो ट्रांसफर हो रहा है, तो सारा डेटा, इतने सारे लेजर्स हैं। हो सकता है कि पीपी की कॉस्ट यहां से वहां जाते हुए 10 गुना बढ़ गई हो, एक्यूमुलेटेड कम हो गया हो, तो तुम्हारे बैलेंसेस जो हैं वो हिल जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या छोटा काम होगा या डिटेल्ड होगा? भाई हम तो ईवाई में अपनी पूरी आईटी टीम को इन्वॉल्व करते हैं। हम इवन ये भी करते हैं कि हम बोलते हैं पहले सिस्टम से रिपोर्ट निकालो और दूसरे सिस्टम से रिपोर्ट निकालो। हम दोनों को एक एक क्या करते हैं? मैच करते हैं। बात समझ आ रही है? इसको हम कहते हैं कि मैचिंग एक्सरसाइज है ये। हम एक एक करके मैच कर रहे होते हैं और हम इस पूरे ऑडिट को फिर कहते हैं कि यार हमने ये कंक्लूड कर लिया कि बैलेंसेस जो ट्रांसफर हुए हैं वो बिल्कुल। और इवन हम मैनेजमेंट को एक और बात कहते हैं, सुनना, हम मैनेजमेंट को, तुम्हें रिस्क भी सिखाता हूं यहां से, सवाल में आया तो फिर इसमें वो नहीं बोलना कि नहीं समझ आया था। इसमें यह भी होता है
कि आप मैनेजमेंट को कहते हैं कि आप पैरेलल बेसिस पे वो भी सिस्टम चलाएं, दोनों से एफएस निकालें और दोनों से जीएल्स निकालें, दोनों से ट्रायल बैलेंस निकालें, और तब तक ये दोनों चलाएं जब तक ये पूरा फंक्शनल नहीं हो जाता। तो अगर एक सवाल है तुम्हारे पास, ऐसे ही एक रिस्क का सवाल है, और रिस्क के सवाल में उसने शुरुआत यहाँ की कि XYZ कंपनी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, ड्यूरिंग द ईयर उसने अपना आईटी सिस्टम चेंज किया ताकि वो और एफिशिएंट हो जाए। तो एक बच्चा नॉर्मली देखेगा, बोलेगा वो तो एफिशिएंसी आ रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर क्या मसला है? तो ये रिस्क फैक्टर है कि आईटी सिस्टम का चेंज होना रिस्क क्रिएट करेगा कि हो सकता है बैलेंस से सही ट्रांसफर, इनकम्प्लीट ट्रांसफर हुए हो, गलत अमाउंट से हुए हो, ये सारी चीजें आपकी रिस्क है। ऑफिस पे ऑडिट जो होगा वो अभी सिखाया। अच्छा, ये सैनसन नाम है, ये कैसा नाम है भाई? सनसन कह रहे हैं कि सर लेकिन ये हाई रिस्क कैसे हुआ? भाईजान बताओगे हाई रिस्क कैसे हुआ? अच्छा पहले बताओ हाई रिस्क कैसे हुआ कि सेल्स की लाखों ट्रांजैक्शंस होंगी, एक होगी, लाखों क्या इससे भी ज्यादा होंगी, तो क्या ये वेरीफाई करना होगा? सिर्फ सेल्स होगा? रिसीवेबल्स, रिसीवेबल के हजारों कस्टमर्स, उसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस सिखाया था। अच्छा ये तो 3 हेड बोले, पीपी के डिस्क्लोजर्स, सारी चीजें। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन की वर्किंग। भाईजान ये तो रुकी नहीं रही कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या समझ आ रहा है कि इट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। चलें जी, ट्रांसफर करते हुए डमी ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। देखो ये क्या इसने बात बताई है, सर ट्रांसफर करते हुए डमी ट्रांजैक्शन पार हो सकती है, यही तो आपके पास मौका होता है। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं? देयर इज एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल ट्रांसफरिंग द डेटा, कि मैं कोई भी एंट्री पार करूं और वो हो सकता है बीच में छुप जाए, तो यही तो रिस्क है। तो खैर अगेन मैं आपको से समझाना ये चाह रहा हूं कि भाई अगर किसी सवाल में आपको ये देखे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने आईटी सिस्टम चेंज किया है एंड मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि भी हम और एफिशिएंट हो जाएंगे, एक नॉर्मल बच्चा देखेगा ओह एफिशिएंट हो रहे हैं, इसमें तो कोई रिस्क, पर रिस्क वही है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना वहां पे। तो याद रखिएगा ये वाली बात। भाई क्लियर है? आगे फिर वो कहता है सर ये बहुत हल्की इंग्लिश से मसला तो नहीं होगा ना, पेपर में मार्क्स मिलते हैं। अच्छा मैंने हल्की इंग्लिश कब बोली? हल्की इंग्लिश बोल दो मेरी, मैंने तो इंग्लिश ही नहीं बोली आज, थोड़ी सी बोली थी ना, पर वो थोड़ी सी बोली थी वो सही तो थी। भाई आपने आइडिया कन्वे करना है ना, हल्की इंग्लिश और भारी इंग्लिश क्या होती है मतलब। हाँ जी, ये चीजें पहले नहीं पता थी तो देखो अभी सीख रहे ना यार। ओके सर इसके प्रोसीजर क्या होंगे? भाई हमने क्या बोला, हम आईटी टीम को इन्वॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना हो, यानी डेटा से डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। अब फॉर एग्जांपल एक आईफोन है, आईफोन को आईफोन पे ही रखो, टक करके डेटा ट्रांसफर हो जाता है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। मतलब एक बात बता रहा हूं कि ये सिस्टम फंक्शनैलिटी ऐसे होनी चाहिए। आगे फिर आप क्या करते हैं, इस सिस्टम की रिपोर्ट निकालेंगे बिफोर ट्रांसफर एंड, दोनों को मैच कर लेंगे, हेड बाय हेड सैंपल पे लाइन आइटम्स मैच कर लेंगे, तो क्या ही आपको सबूत दे देगा। पर अगेन आपको ये एक हेड पे करना होगा, सब पे क्यों कर रहे हो यार? सारे मसला तो सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन बिल्कुल है। अच्छा अगर मैनेजमेंट आपको कहे कि मैंने सिर्फ पेरोल का चेंज किया है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो आईटी सिस्टम चेंज हो रहा है, एक ही है भाई, एम्प्लॉयज को यहां से उठा के टक करके वहां फेंका, कहानी खत्म। उसकी पेरोल की स्लिप देख लो, टकाटक मैच हो रही है नहीं हो रही, खत्म हो गई बात। क्लियर है? तो ये कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला आईटी सिस्टम चेंज हो रहा है तो कैम चिपका दिया, हालात वाकयात देखने हैं। मिलियन ऑफ एम्प्लॉयज कौन सी कंपनी है? गूगल, फेसबुक। हाँ मतलब तुम्हारी एग्जाम्पल को बना लेते हैं ना अच्छे से। देखो तुमने बोला कि एक हेड में मिलियन ऑफ एम्प्लॉयज डाल दो, डाल देते हैं तो कैम बन जाएगा। तुम्हें सारे डेटा देखना है ना। देखो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, इफ इट रिक्वायर्स योर सिग्निफिकेंट अटेंशन, सिग्निफिकेंट टाइम, देयर इज अ हाई रिस्क, गो फॉर इट, कर लो, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है सर, आईटी सिस्टम का चेंज होने से एफएस में चेंजेस होती हैं? नहीं भाई, आईटी सिस्टम के चेंज होने से एफएस में गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सही है जी। अच्छा भाई अगर ये बोल रहा है कि आईटी सिस्टम के चेंज होने से एफएस में चेंज होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीपी नहीं रहेगा, इंटेंजिबल को इंटेंजिबल नहीं कहोगे, पीपी का डिस्क्लोजर नहीं रहेगा। हाँ जी, सब वही रहेगा ना, खाली पीछे जिससे चीजें निकल के आ रही हैं वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। सही है, चलें आगे। फिर वो कह रहा है हमारी बाकी जिम्मेदारियों में, याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था, हमारी बाकी जिम्मेदारियों में कुछ जिम्मेदारियां ये भी हैं कि हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस बताएंगे।
तो मैनेजमेंट को बताओ ना, उसको क्यों बता रहे हो? तो वो तो ठीक ही नहीं करेगी, बोलेगी थैंक यू सो मच आपने हमें बता दिया। तो ये सारी चीजें किसको बताएंगे? और हम उनको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ये भी बताएंगे हमारा प्लान, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ वर्क, हम किस तरीके से काम करने देंगे। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया है ये अंग्रेजों ने बनाया है, और अंग्रेज ये कहते हैं कि आप गवर्नेंस जिसकी है उसको बताओ हम ये काम करने वाले। हो सकता है कि वो आपको और आइडिया दे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नॉलेज आपसे उसके पास है। तो वो कह रहा है आप उससे कम्युनिकेट करें कि मेरा प्लान, स्कोप, टाइमिंग, नेचर ये होगा, मैं ये प्लान करने वाला हूं। तो आपको बोलेगा नहीं भाई सिस्टम को ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो, पर अगेन ये मैनेजमेंट से कहोगे, गवर्नेंस से, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। अच्छा, वो आपको ये नहीं कह सकती ये नहीं करो, वो कहेगी कि ये भी कर सकते हो जी। नहीं, पर ऑडिट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी में मैंने उसको ये कहा है कि भाई मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं इस एरिया पे ऐसे ऐसे काम करूंगा, पर उस पर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा वो डिटेल तो नहीं बता रहे ना, कह रहे। यानी आप यूं समझो, मैं एक बात बताता हूं, एग्जाम्पल, इनका सवाल अच्छा है कि सर ये कह रहे हैं कि आप तो ऑडिट को अनप्रिडिक्टेबल रखते हैं ना, कि सामने वाले को क्यों बता रहे हैं कि हम ये ऑडिट करने वाले हैं। पहला सवाल का जवाब, हम ये मैनेजमेंट को बता रहे हैं, गवर्नेंस को। अच्छा, गवर्नेंस इंसानों वाली होती है, वो ये चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो, तो हम गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे तो हो सकता है वो अपना वैल्यूएबल इनपुट दे दे। पहला सवाल का जवाब। दूसरा, हम यहां पे सिर्फ उसको ये बताते हैं कि हमने ये रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं। आप गवर्निंग बॉडी हैं, आप तो मुझसे ज्यादा साल में 4 बार मिलते हैं, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है ना लिस्टेड में, हाँ या नहीं? तो वो हम बोलेंगे आप तो मिलते हैं, आप तो मैनेजमेंट को वैसे जलील करते हैं 4 बार, आप मुझे बताएं आपको कोई और रिस्क तो नहीं दिखता जिस पे आप चाहते हैं हम फोकस करें? क्या पूछ सकते हैं उससे? एक तो हमारी ऐसा, अच्छा क्या वो आपको ये कह सकता है कि यार इस पे नहीं फोकस करना, इसको देख लेना? वो उसकी औकात नहीं है। वो आपको बोलेगा यार वेरी गुड, हमारी नजर में ये प्रॉब्लमेटिक एरिया, जरा इसको भी देख लीजिएगा ताकि हम तक ये बात फ्रेश होके आ जाए। तो वो आपको इनपुट देगा। आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं कंफर्मेशन भेजूंगा, मैं ये करूंगा ना, आप उसको बोलेंगे मेरे स्कोप में ये रिस्क मैंने निकाले हैं और ये मेरे टारगेट एरियाज हैं। तो अगर आप, अच्छा फिर पता है इस पे क्या करता है, इस पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट को बोलते हैं इंसानों की तरह ऑडिट कराना जल्दी, क्योंकि वो चाहते हैं सारी चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये, क्योंकि उनको किसको रिपोर्ट करना है, शेयर होल्डर्स को। तो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ये है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर्स द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। अच्छा, आप डायरेक्टर्स के पास गए, आप बोल रहे हो यार मैं 31 दिसंबर के 3 महीने बाद ऑडिट शुरू करूंगा, तो बोलेगा तुम्हारा बाप कंप्लाई करेगा रिपोर्टिंग को? कितने महीनों बाद आपको रिपोर्ट देनी होती है? एजीएम कितने, 120 दिन? तो आप बोल रहे मैं 3 महीने बाद शुरू करूंगा, वो डायरेक्टर बोलेगा वाह शाबाश बेहतरीन, तो उसको ये बता दो मेरा प्लान स्कोप क्या। अच्छा, आप डायरेक्टर को बोल रहे हो, मैनेजमेंट कह रही है 2 महीने बाद आना, डायरेक्टर वहीं जलील करेंगे मैनेजमेंट को, भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, इंडोर्स किसको करना है, डायरेक्टर्स को। तो वो बोलेंगे शाबाश जल्दी से ऑडिट शुरू करा। तो आप उसको बताओ प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग क्या है मेरा, क्लियर है? नहीं, इतवार के दिन नहीं ना, मैं ऐसे बोलूँ मैं रात को 12 बजे तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो ये तो मना है ना, ये तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। जानी ये कैसी बात कर रहा है, मैं रात को 2 बजे स्टॉक काउंट पे जा रहा हूँ, ये कैसी बात हो गई? आप उसको टाइमिंग बताओगे भाई 31 दिसंबर पे मैं आपका स्टॉक काउंट करने जाऊंगा, बोलेगा कितने बजे? तो बोले रात के 12 बजे। बोलेगा भाई मैं भी आऊं? कैसी बातें कर रहा है यार, सरप्राइज काउंट नहीं होगा ना वो इधर, कैसी बातें कर रहे हो यार भाईजान? दिन के पहलू में इंसान के बच्चे की तरह 9 बजे सुबह खटकाओगे दरवाजा और बोलेगा कुंडी ना खटकाओ सीधा अंदर आओ, सही है? सीधा जाओ यार वेयर हाउस में, 9 बजे तुम काउंट करो, मूवमेंट स्टॉप होगी, कंट्रोल सिखा चुका हूं। ये जैसी तफरीह है कि मैं इतवार को 2 बजे आऊंगा। कहां जाना चाह रहा है, कौन बुला रहा है तुम्हें? मैं तुझे कभी नहीं लेके जाऊंगा मीटिंग में, हम लोग बैठे हुए, ये बैठा हुआ यूं करके, सर एक बात है मैं 2 बजे आऊंगा। कब आऊंगा? रात को। अबे डायरेक्टर बोलेगा कहां घूम रहा है यार, ये कैसी तफरीह है यार? जानी ये ख्वाहिशात भी तो ऐसी हो जो रियलिस्टिक हो। तो दिन में भी रात को, इतवार को तेरे को कौन बुलाएगा? डायरेक्टर बोल रहा है मैं 2 बजे अकेले तेरे लिए बैठूंगा। वो यार मेरी बात सुनो, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुमने माहौल और गर्म कर दिया इधर। अब मुझे एक बात बताओ मेरी जान, हम प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग बता रहे हैं, नहीं यार जानी बात सुनो ना, इसको सुनो यार, आप उसको बताए बगैर तो काउंट पे जा ही नहीं। सरप्राइज काउंट आप नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करती है।
आप समझ गलत गए। सरप्राइज का ऑफ नहीं करते आप डायरेक्टर्स को बोलोगे भाई हमारी प्लान स्कोप एंड टाइमिंग में हम इस वक्त अपनी टीम भेजेंगे, प्लीज अरेंजमेंट्स करवा दें। अब ऐसा तो नहीं है जहां तू बैठेगा वहां सीट पे कुछ रख देगा वो कि यहाँ पे बैठेगा कि इसको चुभे ये उठ के भाग जाए। अब ऐसे तो नहीं करेगा ना। प्लान स्कोप एंड टाइमिंग का मतलब है मैं इस वक्त पे ये काम करूंगा, मैं इस वक्त तक आपको रिस्क असेस करके बता दूंगा, मैं इस वक्त तक आपको बता दूंगा कि क्या मसले चल रहे हैं ताकि कोई हर्डल्स नहीं है। लेट्स से मेरा और मैनेजमेंट का कोई फड्डा हो गया या पंगा आ गया तो मैं उसको बोलूंगा मैं इफेक्टिवली टाइमली इस दिन तक मैं आपको जो मेन इश्यूज हैं जिस पे मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही मैं आप तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं मानती तो आप किसको बताते हो। अब ये बोल रहा है भाई इतवार को 2 बजे काउंट करूंगा, उसको बता दो वो स्टॉक छप्पर कर देगा। डायरेक्टर इतना फारिग है। अबे डायरेक्टर गवर्नेंस के लिए रखा गया है। मैंने अभी क्या बोला, डायरेक्टर चोर है या इंसान का बच्चा है? डायरेक्टर सही है। अगर यही बात तुम मैनेजमेंट को कहो ना तो मैनेजमेंट को बता के जाते हो कि भाई मैं काउंट पे आ रहा हूं। अगर तुम बगैर बताए काउंट पे पहुंचे ना, वहां पे जो गुलखान खड़ा हुआ है ना चौकीदार, वो तुझे 2 बजे तक रोकेगा, वो भी इतवार को। कहने का मतलब ये है यार मसला अब नहीं जाना, सही है। कहने का मकसद ये है, प्लीज सुनना इधर, मैं ये कह रहा हूं मेरी जान सारे सवाल एंटरटेन करूंगा, पर मैं कह रहा हूं चलो तुम्हारा मिसकॉन्सेप्शन हमने दूर कर दिया। भाई इनका मिसकॉन्सेप्शन ये था कि आप उसको बताए बगैर जाओगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, वो आपको अच्छे से एंटरटेन करेगा। आप 31 दिसंबर जैसे ही खत्म होगा अगले दिन सुबह आप काउंट करने जाएंगे और आप उसको बोलेंगे बगैर बताए जाएंगे तो आपको एंट्री भी पहले आपने मैनेजमेंट से परमिशन लेनी है। दिस इज व्हाट वी आर एग्रीइंग विद द गवर्नेंस। और डायरेक्टर्स बोलेंगे मैनेजमेंट को कि भाई हमने ये एग्री किया हुआ है कि ये प्लान स्कोप है, सही है जी, ये टाइमिंग होगी, आप इनके लिए अरेंजमेंट्स करें। डायरेक्टर्स कभी उसको नहीं बताएंगे कि इनके रिस्क की एरियाज ये हैं, क्योंकि अगर वो चाहेंगे, अगर वो बता देंगे तो फिर ऑडिट किस बात का। तो गवर्नेंस अलग है, मैनेजमेंट। हाँ अगर आप जाके सीएफओ को बता रहे हो जानिए मुझे यहाँ रिस्क लगता है, अब वो सही कर लेगा। तो ये सारी बातें जानिए किससे हो रही हैं, दोस्त विद गवर्नेंस। आप उसको बोल रहे हैं कि भाईजान इस वक्त हम शुरू करेंगे, ये सारी चीजें। इतवार का मामला हल हो गया, सही है। अगर 31 दिसंबर इतवार की भी आ रही है ना तो 2 बजे नहीं 9 बजे, सही है, 9 बजे जाएंगे सुबह सुबह और दिन के दिन में वापस आएंगे अंधेरा होने से पहले, सही है। चलो चले भी आगे। भाईजान कम्युनिकेशन क्लियर है, बात हो गई डायरेक्टर से, कोई गलत बात की हमने? बिल्कुल सही बात की है। आगे आ जाओ इधर। अच्छा भाई आगे फिर स्टेटमेंट दूंगा अपनी ही इस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया था। ये कहीं और भी लिखा था, चल ये तो यही है, कहां लिखा था? बेसिस फॉर ओपिनियन। देखो याद नहीं है, पेज घुमा रहे हैं, पेज घुमा रहे हैं, याद नहीं है। बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखा था कि हमने ऑडिट किया था आइजाज के तहत और हम इंडिपेंडेंट थे कोड ऑफ एथिक्स के तहत। और यहां पे मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट दूंगा कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया है। तो वहां पे ये कहा था कि ये मेरी बुनियाद है ओपिनियन देने की, मैं इंडिपेंडेंट हूं। यहां पे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियों में वो जिम्मेदारी भी दिखनी चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पूरे ऑडिट में क्या रहूं, इंडिपेंडेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इंडिपेंडेंट ऑडिट शुरू करने से पहले होना चाहिए या ऑडिट में भी? इंगेजमेंट पीरियड में, कि जिस वक्त आप एंगेज किए गए ऑडिट करने के लिए उस पूरे पीरियड में तमाम में आपको क्या होना है, इंडिपेंडेंट होना है। क्लियर है? अच्छा फिर ये तुम लोगों ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। फिर बोल रहे मेरी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये है कि मैं की ऑडिट मैटर दूंगा लिस्टेड कंपनी में। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं होगी तो क्या ये लाइन आएगी? ये नहीं आएगी, ये वाली लाइन हट जाएगी। तो अब तक चलो अगर तुमसे पूछें हम कि लिस्टेड कंपनी में और अनलिस्टेड कंपनी में अब तक तुमने रिपोर्ट में एक फर्क देखा? अब तक एक कैम का फर्क है, अभी तक उसके अलावा हमने देखा नहीं है, सही है भाई। अच्छा ये तो हमारा अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया ऑडिटर की जिम्मेदारियां, सही है जी। आगे अब वो कहता है, फिर हम इसको क्लास को क्लोज करते हैं क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है गर्मी। इधर लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, ये बड़ा आसान है, मतलब ये सिंपल एक बात है
वो बोल रहे हैं इस पैराग्राफ को जो ऑडिटर की जिम्मेदारियों का है आप उसको किस तरीके से रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, किस जगह। वो कह रहा है विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी आप हेडिंग डालें और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दें। हम यही करते हैं, पाकिस्तान में हर ऑडिट फर्म यही करती है कि उसी रिपोर्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी आ रही होती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया कि वो कहता है हेडिंग डालो ऑडिटर की जिम्मेदारियों की और रेफर कर दो अनेक्जर को, यानी मेन रिपोर्ट से हटा के अनेक्जर लगा दो, अनेक्जर ए। यानी आपने हेडिंग डाली और हेडिंग के नीचे लिख दिया रेफर अनेक्जर ए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यार इतनी लेंदी चीजें और रिपोर्ट बिला वजह लंबी नहीं है, ऑडिटर की जिम्मेदारियां यूजुअली लोगों को पता होती हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसको कटाई देंगे, आप उसको अनेक्जर में लगा देंगे। क्लियर है? चलें जी, आखिरी चीज, अनेक्जर मतलब रिपोर्ट अपनी जगह है, पर जो इतने लंबे पैराग्राफ रिपोर्ट के मेन कंटेंट में आता है वो रिपोर्ट खत्म होने के बाद, साइन होने के बाद पीछे अनेक्जर में आ जाएंगे। पढ़ना तो लेट के अलग से पढ़ लेना। आखिरी, अगर आपका रेगुलेटर किसी जगह पे किसी कानून में ये बताता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या हैं और वो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां आपके आइजाज के मिनिमम कंटेंट्स को मैच करती हैं, तो आप चाहें तो ऑडिटर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन लगा के, यानी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन लगा के उस वेबसाइट या उस जगह का रेफरेंस दे दें कि वहां से जाके चेक कर लो कि ये है, देखो लिखा हुआ है ना, एसईसीपी रेगुलेटर ने अगर डिफाइन की हुई है तो वो सेम है, तो लिंक दे दो वहां का कि भाई ये लिंक है, वहां पे जाके आपको ये जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। अगेन दिस इज फॉर द पर्पस कि आप अपनी रिपोर्ट में जिम्मेदारियों की वजह से अपनी रिपोर्ट को लंबा ना करें। अच्छा, वापस से ऑडिटर रिपोर्टिंग की जो ये जिम्मेदारियां हैं वो कहां कहां दिखा सकते हैं? विद इन द रिपोर्ट, अनेक्जर और लिंक। बात क्लियर है? सिंपल, यानी मेन चीज जो थी वो थी आपका सीखना। पर तीन तरीके होंगे आपके पास, या तो विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दिखा दो, दूसरा अनेक्जर, अच्छा अनेक्जर मतलब रिपोर्ट खत्म होने के बाद, और जहां पे लिंक है मतलब ये रिपोर्ट वाला लिंक, वहां से रेफर कर दो और बोल लो कि वहां पे जाके देख लो कि ये सारी चीजें मौजूद हैं। क्लियर है? सर एक में सुनना, एक सवाल आया, सर अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को डेफिशिएंसीज बताएं तो वो उनको करेक्ट करने नहीं चाहेंगी ताकि उनकी गवर्नेंस पे सवाल ना उठे, तो नहीं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को तो डेफिशिएंसी बताता ही इसलिए हूं कि वो, अच्छा उनकी गवर्नेंस पे सवाल नहीं है, गवर्नेंस का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग। तो अगर उसको मैंने बता दिया तो उसका काम ही यही है सही करवाना, तो सही करवा दिया ना, उस पर सवाल क्यों उठेगा? क्लियर है? चलें जी, सर क्या मिस क्लासिफिकेशन और एक्सपेंस की वजह से भी रिपोर्ट मॉडिफाई होती है? बिल्कुल, वो भी एक गलती है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करनी है, बिल्कुल आपने, सर लास्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दें भाई, बड़ी मुश्किल है। लास्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि मेरी जिम्मेदारियों में ये जिम्मेदारी भी है कि मैं क्या कम्युनिकेट करूंगा, की ऑडिट मैटर। क्या पहले डिस्कस कर चुके हैं? कर चुके हैं, वही था यहाँ पे भाई। क्लियर है? चलो जी, थैंक यू यार एंड सॉरी फॉर दिस, हम तो बिल्कुल खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में। सही है जी, सही है, इसी के साथ।